हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो करंट अफेयर्स के पार्ट पर, जो वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं उसी पर फोकस करेंगे। और ये जो पार्ट है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना यहाँ पर कंटेंट आपको कलेक्ट करके दिया जा रहा है वो कंटेंट अपने आप में एक बहुत पर्याप्त होगा। ठीक है, अगर उतनी चीज़ें आप डेली बेसिस पे जो आप वीकली आपको कलेक्ट करके दिया जाता है तो इससे ये है कि एक वीक के अंदर में जो भी इम्पोर्टेंट और इसेंशियल घटनाएं हैं वो आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा मन में आ सकता है या कभी कभी यूट्यूब पर भी अगर आप जाएं तो देखें बहुत सारे वीडियो जैसे मिल सकते हैं जहां बहुत ज़्यादा डिटेल में बात होती है। तो चूंकि हमें अपनी परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही तैयारी करना होता है, ठीक है। यहाँ पर जब आप यूपीएचएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं छात्रों, तो वहाँ पर विषय विशेषज्ञ होते हैं। इवन यहाँ तक कि इंटरव्यू के अंदर में भी आपको 85% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं, केवल 10% 15% क्वेश्चन केवल बाहर से आते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए कि 30 मार्क्स का जो है ये पार्ट रखा गया है। और 30 मार्क्स में उसमें एक यूनिट करंट अफेयर से संबंधित जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। तो वहाँ पर सीधे सीधे जो भी आवश्यक चीज़ें जो सोसाइटी को इम्पैक्ट डालने के लिए उनका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उसी के अनुसार प्रिपरेशन करना होता है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा ये पैटर्न है जो करंट अफेयर्स बेस पर है। इवन यहाँ तक कि सोशियोलॉजी में भी जो करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूड करनी है, इस समय डायनेमिक सोशियोलॉजी वाले पार्ट में आते हैं तो उसमें भी जो कवर कर लिया जाता है। और ये चीज़ बेनिफिट आपका है कि वनडे एग्जामिनेशन भी अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे कुछ हमारे परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो बीईओ का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग अभी मान लीजिए कि पुलिस का एग्जामिनेशन देंगे। तो अगर एक पार्ट जो वीकली यहाँ पर आप टाइम, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइमिंग आपकी सेव हो जाती है, ठीक है। हफ्ते में एक दिन आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो आप इसको एक बार वीकली अगर अपना इस पर फोकस करें, ठीक है। बाकी सब बाकी आप वीक के अदर डेज में अपनी जो भी प्रिपरेशन करते हैं जहाँ से आपको ज़्यादा चीज़ें लगती हैं उनको प्रिपरेशन करिए, लेकिन वीक के अंदर में एक बार प्रिपरेशन करके आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि इसमें क्या क्या, इस सीरीज में क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मैं एम्फसाइज भी कर देता हूँ। जैसे विश्व आर्थिक मंच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जिसको विश्व आर्थिक मंच यानी इसको हम कहते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, विश्व वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करके रखिएगा। और 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 112 नंबर पे 112। तो आसान है, 1 और 1 मिलकर के 2 होता है, तो 112 यानी एक और एक मिलकर के 2 हो जाते हैं। तो लैंगिक सूचकांक अंतराल यानी पुरुष और स्त्री मिलकर के 2 हो गए। तो आप बस ऐसे करके इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक से लर्न करेंगे, जो मैं थोड़ी सी बातें बोल देता हूँ वो आपको भूलने ही नहीं देंगी, आपका प्रश्न निश्चित रूप से सही हो जाएगा। तो वैश्विक जो लैंगिक अंतराल सूचकांक रहा, इसमें भारत का स्थान जो है काफी मॉडिफाइड हुआ है। तो अब देखिए इसमें ये क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है कि जलवायु परिवर्तन में क्या हुआ, यानी इसको हम जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत 9वें स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो यूनिट नंबर 7 है सोशियोलॉजी में, एनटीएनेट की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत है, और जो करंट वगैरह के पेपर है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जैसे यूपीएचएससी में एक पार्ट जो है ईवीएस वाला भी पार्ट, इन्वायरमेंटल साइंस का भी पार्ट है, तो उसके लिए देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पे है। लेकिन दूसरा प्रश्न है कि इसको किस संस्थान के द्वारा जारी किया? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता। तो चलिए ये सब चीजें अब है कि विश्व नवाचार सूचकांक, ठीक है, ये इसमें भारत किस स्थान पर? तो 55 नंबर पर है, और प्रथम नंबर पर स्विट्जरलैंड है। तो आपका विश्व नवाचार जो इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, उसमें 55 नंबर पे, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब जैसे जैसे जहां जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि डेटा वही उतना रहे जो छात्रों कम से कम में गागर में सागर, ज्यादा से ज्यादा, यानी हमारा फॉर्मूला ये होता है कि कम से कम पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसाना। अब पूरा ज्यादा पढ़ करके और कम से कम क्वेश्चन फंसा रहे हैं या मान लीजिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है कि सिलेक्टेड नोट होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया हुआ है, यूपी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं अगर आप, तो उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मिशन वृक्षारोपण 2020 आप याद रखिए, मिशन वृक्षारोपण 2020
यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि फ्यूचर ऑफ द हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हायर एजुकेशन जो एनटीए नेट के अंदर फर्स्ट पेपर की 10 नंबर यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, ये जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब के द्वारा विमोचित एक पुस्तक है, जिसके जो लेखक हैं बी पट्टाभ सीतारमैया। ठीक है, तो पट्टाभ राम है, यानी ये आपका रमैया। तो ये बी पट्टाभ रमैया, ये जो है फ्यूचर ऑफ द हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये पुस्तक आप इसको लर्न करके रखिए, पुस्तक पूछी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए कि जुलाई 2020 में देश का पहला प्लाज्मा बैंक, क्योंकि इस समय प्लाज्मा के माध्यम से क्या हो रहा है कि ऐसा जो पेशेंट जिसको कोविड-19 हुआ हो और वो ठीक हो गया हो, उसके प्लाज्मा में इस प्रकार के एंटीवायरस डेवलप करने की कैपेसिटी आ जाती है कि अगर वो अपना प्लाज्मा किसी को डोनेट कर दे, जिसको ठीक है, तो डोनेट करने से क्या होगा, उसको प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा तो वो व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे प्लाज्मा बैंक की जो शुरुआत की गई न्यू दिल्ली के अंदर में की गई आम आदमी सरकार के द्वारा। तो चीज को ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली, तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक, याद रखिएगा प्लाज्मा, अभी तक ब्लड बैंक बनते थे, प्लाज्मा बैंक वो न्यू दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है क्योंकि कोविड-19 का ये थोड़ा सा साइंटिफिक वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एलाइनमेंट्स की बात हो रही, तो एलाइनमेंट्स ये भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप, तो याद रखिएगा अलाइनमेंट क्या है, ये भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप। तो सोशल मीडिया सुपर ऐप इसको कहा जाता है, जिसे क्या किया गया छात्रों, जुलाई 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब ने लॉन्च किया। तो अलाइनमेंट जो भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप, तो सोशल मीडिया सुपर ऐप है, ये भी एक प्रकार का ऐप है अलाइनमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एम नेत्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एम नेत्रा ये क्या है, 13 वर्षीय बालिका है। ठीक है, ये 13 वर्षीय बालिका है, जैसे इस समय पाकिस्तानी बालिका को एक बार जो है एजुकेशन के लिए दिया गया था यूसुफ मलाला को, वैसे तमिलनाडु की 13 वर्षीय बालिका, जिसे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के द्वारा, जो उसमें डेवलपमेंट और पीस यूनियन बना हुआ है, संघ बना हुआ है, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया। तो गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर ये किसको, ये एम्बेसडर किसको बनाया गया है, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसको नियुक्त किया गया है, एम नेत्रा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका का जो अमेरिका में स्थित जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ है, उसकी नेत्र पड़ गई कहाँ पर, एम नेत्रा पर। ठीक है, और तमिलनाडु की नेत्रा पर पड़ गई 13 वर्षीय बालिका है, जिसको गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो लर्न हो गया आपको। ठीक है, बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है छात्रों, जो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, यानी जो अपने आप को रिन्यू कर देती है, ठीक है, उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह क्या किया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, इस अवसर पर नई दिल्ली नई पहल की शुरुआत की है। क्या शुरुआत किया, आई कमिट। ठीक है, कि मतलब आई कॉमिट जो है, इसके माध्यम से तो एक नई शुरुआत कर दिया कि आई यानी इंटरनेट कमिट, तो आई कमिट की शुरुआत किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर जो कमेटी हुई, जो कमिट बनी है, वो कैसी बनी है, हैशटैग आई कमिट। ठीक है, तो हैशटैग आई कमिट इसको लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला कवक पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कवक होते हैं लाइकेन, जो खास तौर पे होते हैं छात्रों, ठीक है, कवक की तरह होते हैं, यहाँ फंगी नहीं, जो फंगी की तरह एक लाइकेन होता है, ठीक है, वो यहाँ पर बात हो रही। तो पहला कवक पार्क कहाँ पर विकसित किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चूंकि ईवीएस का पार्ट है, सीधा सीधा ईवीएस का पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। ये कुमायूं के मनुस्थाई में जो है, थारी में उत्तराखंड में किया गया। तो कुमायूं उत्तराखंड में जो है इसको स्थापित किया गया है। और होता क्या है, जो कवक है, कवक यानी लाइकेन, लाइकेन का मतलब होता है जो फफूंद हो जाती है छात्रों, जैसे कोई लकड़ी है वगैरह है, उसके ऊपर मान लीजिए लकड़ी का ये बोटा बना हुआ है, इसके ऊपर जो व्हाइट कलर की हो जाती है, इसी को लाइकेन कहते हैं। और ये लाइकेन क्या होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जैव इंडिकेटर इनको माना जाता है, खासतौर से वायु प्रदूषण वगैरह का, ठीक है, इनको प्रमुख रूप से इंडिकेटर माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा लाइकेन, कई बार ये क्वेश्चन एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया है, ईवीएस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइकेन कहाँ स्थापित किया गया, हिमालय के 5000 मीटर की ऊंचाई पर लाइकेन उगने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है, और ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडिकेटर माने जाते हैं, ठीक है। यानी अगर ये समाप्त होने लगे तो समझ लीजिए कि प्रदूषण का लेवल
बढ़ गया, तो इनको जैव इंडिकेटर कहा जाता है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं इसमें। देश भर के 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जबकि 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? ये छात्रों युवा दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इस वर्ष का जो विषय वस्तु रहा है वो क्या रहा है? विज्ञान में महिलाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है उसमें विज्ञान में कोविड 19 की दवा, योगा कुछ भी करके दे दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो इस बार का थीम रहा है, यानी 28 फरवरी 2020 का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? विज्ञान में महिलाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए कि मतलब यही होता है कि जब हाईलाइटेड क्वेश्चन, आप देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो चर्चा में ना हो या ज्यादा हाईलाइटेड ना हो, और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो सबका गलत। तो जब सबका गलत होता है छात्रों, तो वहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो मेरिट थोड़ी सी नीचे जाएगी। लेकिन जब बहुत सामान्य और हाईलाइटेड क्वेश्चन जो प्रतिवर्ष आते हैं और वहां से अगर आप गलतियां करते हैं, तो इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा ही नहीं, रिवीजन ही नहीं किया, यही कारण है कि आप फेल हो गए। तो आप ऐसा मौका नहीं देंगे। तो विज्ञान में महिलाएं इस बार का रहा। दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि ये भी ईवीएस से जुड़ा हुआ है, तो एनिमल वार मेमोरियल यानी इसको हम कहते हैं जानवरों के लिए युद्ध स्मारक, कहाँ खोलने का प्रयास किया है, निर्णय लिया है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश। यूपी का क्वेश्चन है, अगर यूपी का बीईओ या ये सब एग्जामिनेशन दे रहे हैं या नेशनल लेवल पर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल यानी इसको हम कह सकते हैं कि एनिमल वार मेमोरियल ये कहाँ पर ओपन किया गया? मेरठ, यूपी के अंदर में। तो मेरठ पूछा जा सकता है। दूसरा देखिए, इस समय जो है महामारी के दौर में, महामारी समाप्त होने के बाद में इस समय देखिए जो कह लीजिए कि पर्यटन है, इसको लेकर के पूरी सरकारें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में पर्यटन का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और अपने भारत में भी देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ रही छात्रों। तो उसी क्रम में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो तीर्थस्थल वाले पर्यटन है, ठीक है, जो पिलग्रिमेज हैं वो भी काफ़ी कुछ डेवलप किए हैं। तो उसी में महाकाल एक्सप्रेस जो है ये वाराणसी, ठीक है, वाराणसी से लेकर उज्जैन होते हुए इंदौर, यानी वाराणसी, उज्जैन और इंदौर तक, ठीक है, इसको चलने वाली ये निजी क्षेत्र की ट्रेन है। यानी ये निजी क्षेत्र की ऐसी ट्रेन बनेगी जो कहाँ से? वाराणसी, उज्जैन, इंदौर, पूरी सुविधाओं के साथ में देश के 3 ज्योतिर्लिंगों को कवर अप करने का काम करेगी। कहाँ के? यानी वाराणसी यानी काशी विश्वनाथ, उसके बाद में ओंकारेश्वर और उसके बाद में महाबालेश्वर, ठीक है। तो इन तीनों को कवर अप करने का कार्य करेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर और महेश्वर तीनों को कवर करेगी, ठीक है। ये कौन सी ट्रेन है? महाकाल एक्सप्रेस। ये निजी क्षेत्र की सेक्टर की ट्रेन होगी। कल ही हमने एक लेक्चर बनाया, उसमें बहुत सारी चीजें बताया है कि जो प्राइवेटाइजेशन और इस प्रकार के सेक्टरों का डेवलपमेंट हो रहा है, ये न्यू लिबरलिज्म का कहानी इसको कहते हैं, ठीक है। नव उदारवाद के अंतर्गत ये सब चीजें नई आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, इस तमाम प्रकार के अधिकार आते हैं। वैसे अब यहाँ इंटरनेट का उपयोग भी एक मौलिक अधिकार बन गया। कुछ प्रतिबंध हैं, ठीक है, उन प्रतिबंधों के साथ अनुच्छेद 19(1) के अंदर में, ठीक है, ये स्वतंत्रता है 1901 के अंदर में, जनवरी 2020 में। जैसे हुआ क्या कि काफी दिनों से, लंबे समय से J&K के अंदर में क्या हुआ? इंटरनेट बैन कर दिया गया था। तो ये हुआ कि कुछ निश्चित प्रतिबंध के साथ उसकी स्पीड स्लो करके और इस प्रकार की चीजें कर करके हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या है कि आज की डेट में जीवन सर्वाइव ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जीवन को सर्वाइव करने के लिए कम से कम ये है कि जो मनी ऐप वगैरह हैं ये प्रॉपर तरीके से काम कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया? 19(1) के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल, ये आपका जो हायर एजुकेशन में भी ये पॉलिटी से भी जुड़ा क्वेश्चन आ जाएगा छात्रों। करंट का भी क्वेश्चन हो गया, और साथ ही साथ में एनडीए नेट का जो यूनिट नंबर 10 वाला जो पार्ट आता है, उच्च शिक्षा और संविधान, इस तरीके से उसमें भी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 19(1) 21(1) कैसे करके दे देगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो नई दिल्ली के अंदर में फरवरी 2020 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन केंद्रीय विषय जेंडर जस्ट वर्ड, ठीक है, जेंडर जस्ट वर्ड। देखिए यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, जो इंटरनेशनल लेवल का जस्टिस कमेटी हुई थी, समिट हुई थी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का, इसका जो पूरी दुनिया में जेंडर जस्ट वर्ड, जेंडर को लेकर के
जो नारीवाद को लेकर के, ठीक है, कि जेंडर को किस तरीके से मतलब देखा जाए, तो इसको लेकर के उनके न्याय को लेकर के बात की गई है। तो जेंडर जस्ट वर्ड का कॉन्सेप्ट चला हुआ था, इसको याद करके रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट, देखो जितने भी क्वेश्चन जहाँ पे इम्पोर्टेंट जितने मुख्य बन जाते हैं उनको मैं जरूर शेयर कर देता हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूएनओ का जो खाद्य और कृषि संगठन है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, FAO के अनुरोध पर जो वर्ष 2021 है, इसको किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। यानी 2020 तो चल ही रहा है छात्रों, लेकिन जो 2021 के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा, यानी उसके लिए नॉमिनेटेड हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये सुपर मोस्ट ये कह लीजिए कि क्वेश्चन है कि 2021 के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया जा रहा है। तो फलों और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, याद रखिएगा, फलों और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ दिखने में दिक्कत है, लेकिन मैं आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी जो रहे हैं, उनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो चंद्रिका प्रसाद जी को सूरीनाम का, ठीक है, प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई भारतीय अगर बनता है तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो नूर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ का पहली बार ऐसा है कि स्वदेशी सैन्य उपग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का नाम आता है तो वहाँ ईरान, तेहरान या पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसा करके नाम दे दे तो बड़ा दिक्कत हो जाती वहां पे। तो नूर फर्स्ट कहाँ पे रहा है, नूर वो ईरान में रहा है, ठीक है, नूर कहाँ पे रहा है, ईरान में, ठीक है। तो याद रखिएगा नूर जो है ईरान, ये वर्ष 2020 में इस तरीके से परीक्षण किया गया। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के सबसे बड़े, ठीक है, वो मेडिटेशन सेंटर, छात्रों इसको थोड़ा देख लेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए कि जो मेडिटेशन सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन, योग की बात की जा रही है, इसका उद्घाटन कहाँ गया, हैदराबाद के अंदर में। तो आप देख लीजिए कि मेडिटेशन आज हिंदुस्तान के अंदर में कितना आगे जा रहा है। तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर हैदराबाद के अंदर में ना, भारत के लिए गौरव की बात है छात्रों, बहुत बड़े गौरव की बात है ना, कि मेडिटेशन सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, मैंने पूरे वैश्विक लेवल से यहाँ पर लोग आएंगे। तो जो लोग देखिए ये सब वीडियोज वगैरह देखते रहते हैं और उनको अगर चीज़ें अपने काम की आती हैं छात्रों, तो वीडियो के बीच में भी आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को दिल से जरूर लाइक करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने अभी हाल में ही वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी, देखो विश्व पुस्तक राजधानी यानी वर्ल्ड कैपिटल, वर्ल्ड बुक कैपिटल, तो ये भी नया प्रकार का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। यूनेस्को जो है वो उसने किसको घोषित किया है, तो वो है आपका तिबलिसी, ठीक है, तिबिलिसी, तिबलिसी, TIBILISI, तिबलिसी यानी जॉर्जिया में है। इसको क्या घोषित किया है, ये वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 के लिए इसको घोषित किया, नया यही घोषित किया, इसलिए तिबलिसी, इसको याद रखिएगा। जो 2020 के लिए था, जो अभी चल रहा है, उसमें जो था वो कुआलालंपुरम, यानी मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुरम। तो 2020 में कुआलालंपुरम मलेशिया की थी, और जो अब इस समय घोषित किया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल, वो जॉर्जिया की है, तिबलिसी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। G7 की बात कर रहे हैं, G7 ये विकसित देशों का एक ग्रुप होता है छात्रों, ठीक है, जिसमें दुनिया के जितने बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका से लेकर के, है ना, तो इनको जो G7 का है, इसका विस्तार करके क्या किया गया, किन देशों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये याद रखिए कि भारत हो गया, रसिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण कोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने देखा है कि जो भी G7, G20, ठीक है, G20 विकासशील देशों का, G7 जो है ये विकसित देशों का, तो वहां पर किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, G7 में कौन चार आने की मतलब जो है प्रस्ताव रखा है। तो भारत हो गया, इंडिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। आप इसको रट मार के रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको नहीं शामिल करने का प्रस्ताव है, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है, तो भारत, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ में G7 के जो देश हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए वो बात मैंने कहा नहीं कि फिर जानकारी लेने पे आएंगे तो फिर कैसे बना, कब बना, क्या हुआ, सब जरूरी है, लेकिन जो उसमें जो करंट के क्वेश्चन है वो यही है कि किन देशों को शामिल करने की, तो भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अप्रोच से, ठीक है। और फिर वही बात है कि कब बना, कैसे बना, फिर क्या हुआ, क्या काम करता है, ये सब IAS की बात हो जाएगी। तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब बैठ करके पढ़िए, और अगर केवल अपने क्वेश्चन को केवल निकालने की वजह से कि जिस अप्रोच से चल रहे हैं
वहां पर बस इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वाड। देखिए द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बहुत हाईलाइटेड था, ठीक है। तो ये क्या था क्वाड? ये भारत और चीन का जो भी मसला हुआ था सीमा विवाद, उसी को नियंत्रित करने के लिए, यानी चीन को नियंत्रित करने के लिए क्वाड में शामिल सदस्य, क्वाड में किसको किसको शामिल किया गया था? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिल करके जबरदस्त दबाव बनाए, इसीलिए देखिए चीन को बैकफुट पर आने पड़ा, ठीक है। तो भारत की विदेशी नीति आज की डेट में इतनी सशक्त हो चुकी है कि भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी विश्व की अच्छी खासी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लग करके और चाइना को बैकफुट लाने पर जो है ये मजबूर किए। तो इसलिए क्वाड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए छात्रों, जो करंट अफेयर्स की ये सीरीज है, मैं इसको जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से अगर एक बार सुन लेंगे, वीकली आपको सुनना है। देखिए ये सब चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे आती हैं, लेकिन अगर आप इनको वीकली भी एक बार सुन लेंगे तो आपके कोई भी एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू भी देने जाते हैं, तो वहाँ पर ये आपके काम की चीज़ें होती हैं और आप उनको अच्छा कर ले जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो मतलब ये टॉपिक नंबर है, ठीक है, पॉइंट नंबर कह लीजिए, पॉइंट नंबर जो 3 आ जाता है वो क्या है? 11 जुलाई को क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो 11 जुलाई 2020 को क्या हुआ? वैश्विक स्तर पर बनाए गए विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का जो केंद्रीय विषय वस्तु था 11 जुलाई को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड, यानी ब्रेक लगाने, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड, कोविड पे रोक लगाओ, कोविड-19, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। क्योंकि जुलाई देख ही रहे हैं, एक एक दिन के अंदर में बहुत सारे लोग जो है तेजी से कोरोना पॉजिटिव, 50 से 60,000 एक दिन में 60,000 लोग आ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है छात्रों। तो पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, ठीक है, जनसंख्या के मामले में यहाँ पर ये कहा गया। और साथ ही साथ में जो अगली लाइन है वो उसमें महत्वपूर्ण है कि सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल। तो यहाँ पर किसको किसको जो है उनके जो है सेफ गार्ड करने के लिए बात किया गया है, गर्ल्स के, वुमेन के राइट को और साथ साथ में हेल्थ को, ठीक है। इसमें सेफ गार्ड करना है किसको? हेल्थ को सेफ रखना है, वुमेन गर्ल्स के राइट्स को, अधिकारों को सेफ रखना, एंड द पुटिंग द ब्रेक्स ऑन द कोविड-19। तो 11 जो विश्व जनसंख्या दिवस में किसको प्रोटेक्ट नहीं किए जाने की बात है या कैसे क्या थीम रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये सब हाईलाइटेड चीजें हैं छात्रों, ठीक है। और नेक्स्ट 24 नंबर देखिए कि प्रसिद्ध आईटी कंपनी गूगल, जो गूगल था उसमें देखते होंगे कि गूगल पहले गूगल प्लस आता था, अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस, हमेशा गूगल के साथ गूगल प्लस आता था, तो जुलाई 2020 में इसको नया नाम रीलॉन्च कर दिया, इसको हम गूगल करंट कहने लगे। तो गूगल प्लस कन्वर्ट इनटू गूगल करंट, ये तो आसान है, तो तुरंत लर्न हो गया आप लोगों को। अब देखिए 36वां आसियान, देखो आसियान की बात की जा रही है, जो आसियान शिखर सम्मेलन है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आसियान क्या है? साउथ ईस्ट एशियन जो आसियान है, उसमें वर्चुअली शिखर सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस के जरिए, वर्चुअली कॉन्फ्रेंस वेबिनार के जरिए जो किया गया वो हनोई वियतनाम से किया गया। तो ये भी याद, आयोजित कहाँ से किया गया? हनोई वियतनाम, यानी वियतनाम की कैपिटल हनोई से किया गया। मोस्ट आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ से देता है? वियतनाम की कैपिटल हनोई। कौन सा था? 36वां नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन, जो यूनाइटेड नेशन पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये दोनों किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मना डाले? बहुत बढ़िया, अब पता लगा 40वीं वर्षगांठ मना डाले और उसमें आ गया कि कोविड-19, चेचक, पोलियो ऐसा करके दे दिया गया, तो वहां पर दिमाग लग जाएगा, पोलियो भी कुछ दिन पहले हुआ था, यही लगा दें, लेकिन 40वीं वर्षगांठ मनाए हैं चेचक, 40वीं चेचक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आप इसको लर्न करके रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देख लेंगे नेक्स्ट है, यानी WHO चेचक के उन्मूलन का 40वां वर्ष, ठीक है। और कोविड महामारी को समाप्त करने के लिए मई 2020 में घोषणा करने वाला यूरोपीय प्रथम देश कि भैया हमारे यहाँ से कोविड महामारी पूर्ण रूप से समाप्त होगी, तो सबसे पहला यूरोपीय देश कौन था? स्लोवेनिया, ठीक है। तो स्लोवेनिया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कोरोना से संबंधित इस प्रकार का जो प्रथम दर्जा प्राप्त करता है, जैसे पहली बार अभी देखिए वैक्सीन, सफल वैक्सीन रसिया बना दिया, वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस, तो देखिए विश्व रक्तदान दिवस जो वर्ड है
वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे अगर आ जाए तो कब होता है? 14 जून। पहली बात तो ये हो गया। और इसका विषय क्या था विश्व रक्तदान दिवस का? कि सेफ ब्लड सेव लाइफ, सेव ब्लड सेव लाइफ। ठीक है, तो लर्न करके रखिए, सेव ब्लड रहेगा तो सेव लाइफ रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 जून को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून को समूचे विश्व में मनाए गए जो विश्व पर्यावरण दिवस की उसकी थीम क्या थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता नहीं क्यों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है डाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इसका क्या है? थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल सकता है एग्जामिनेशन के अंदर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 21 जून 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून, ये आपको सबको पता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये छठा नंबर का था। ठीक है, तो 2020 को क्या हो गया? छठे नंबर का क्या था? ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या मनाया गया, मतलब उसकी थीम क्या रखी गई, क्या सोच करके? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। देखो, योगा फॉर हेल्थ, इतना तो चीजें सबको समझ कि हेल्थ के लिए योगा कर रहे हैं, सही है, लेकिन योगा एट होम कहाँ करना है? हेल्थ वाला योगा वो घर पे करना है, क्योंकि क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि आत्मनिर्भरता अभियान की हम लोग बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता अभियान ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज है। तो आत्मनिर्भरता अभियान किसके द्वारा है? ये इकोनॉमिकल पैकेज है, कोविड-19 के दौर में ये सब जो चलाए जा रहे हैं आत्मनिर्भरता। और ये किसके लिए है? एमएसएमई की है, यानी इसको कहते हैं माइक्रो, फिर स्मॉल, फिर उसके बाद मीडियम, और ई फॉर हो गया इंटरप्रेन्योर, उपक्रम। ठीक है, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के परिभाषित करने के लिए जो अब वो पैकेज छात्र वो बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए तक अगर आप निवेश किए तो एमएसएमई ही कहलाएंगे। वाले उपक्रमों को सूक्ष्म उपकरणों की श्रेणी में रख दिया गया, यानी उसको एमएसएमई की आत्मनिर्भरता अभियान के तहत कि भाई 1 करोड़ रुपए तक आप लेकर के अपने इस प्रकार के बिजनेस, ये बड़ा बिजनेस नहीं माना जाएगा, सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम माना जाएगा, एमएसएमई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसकी रकम बढ़ा करके कितनी कर दी गई है भाई? तो वो कर दी गई है 1 करोड़ रुपए। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व के विलय के पश्चात, बैंकों के विलय के पश्चात, बैंक का देख रहे होंगे आजकल विलय बहुत ज्यादा हुआ, तमाम बैंकों का तमाम बैंकों में विलय हुआ, बहुत अफरा तफरी मची, लोग तो डर भी गए, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। बैंकों के विलय के पश्चात देश में वर्तमान में सार्वजनिक बैंक कुल कितने वाणिज्यिक बैंक हैं? देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कुल वाणिज्यिक बैंकों की अगर हम लोग बात करें तो केवल 1 दर्जन बचे हैं। ठीक है, 12 बैंक वाणिज्यिक बैंक, जो सार्वजनिक सेक्टर के वाणिज्यिक बैंक है, प्राइवेट की नहीं बात हो रही, सार्वजनिक सेक्टर के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या वो केवल 1 दर्जन मात्र बची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये आपको आ सकता है। अब कौन किसमें मिला, कैसे कैसे मिला, ये सब बैंक वाले तैयारी, अब सब पूरी तैयारी आप नहीं करेंगे, आप बस केवल काम की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंदर में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? सिंगापुर, यानी सबसे ज्यादा पैसा भारत के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर करके अपनी कंपनी को स्थापित करने में किसका योगदान रहा? सिंगापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये आपको आना ही आना है, ये एग्जामिनेशन में किसी न किसी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात जरूर हो जाएगी, इसको लर्न करके रखिए। 19-20 में सिंगापुर। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL, जो अपने लखनऊ में भी और तमाम जगहों पर इसका ब्रांच बना हुआ, तो इसके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न कंपनी, अब HAL क्या हो गया? महारत्न कंपनी हो गई भाई। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तो जो लोग कंपनी कारपोरेट जगत से हैं वो तुरंत देखो, जब भी कोई अच्छा कार्य हो जाए तो तुरंत क्या करना है आपको? लाइक जरूर करते रहना भाई। ठीक है, क्योंकि दिल से भी लाइक करते रहिए, तभी क्या कर पाएंगे आप? अच्छा बढ़ेंगे। और बजट 2019-20 में आगामी 5 वर्षों में जो कुल कितने करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो 2020-21 का जो ये दौर चल रहा है, यानी जिसमें हम लोग चल रहे हैं 20-21, 20 का मतलब ये हो गया कि देखो हमने बताया कि 1 अप्रैल से शुरुआत हो गई और 21 में 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो इस दौरान जो ये 20-21 से शुरुआत कर करके जो अगले 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने जो टारगेट रखा हुआ निवेश करने का, कितना अभी देखें तमाम जगहों पे निवेश को बुलाया भी जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई वगैरह वो 100 करोड़ लाख, ठीक है 100 लाख करोड़, ठीक है 100 लाख करोड़ बहुत पैसा होता है छात्रों का। इतना इन्वेस्टमेंट करके अगर वाकई में प्रॉपर तरीके से काम किया जाए
तो ये मान के चलिए कि रोजगार हर घर में होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अर्थव्यवस्था आगे चलिए। ची लूपो, ठीक है, CHI ची और LUPO लूपो, ची लूपो ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, देखो एक तो ये हो गई कि मेन जो फिल्म हो जाती है होती शॉर्ट जो लघु कथा होती है छात्रों, तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसे क्या प्रदान किया गया है वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यानी ये फिल्मी दुनिया में दादा साहब पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को मिला हुआ है? ची लूपो, ठीक है, तो नाम ही है शॉर्ट ची, ची तो शॉर्ट में है ही, ची लूपो, ठीक है। तो ची लूपो जो है ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको मिला हुआ है, इसको सम्मान मिला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इस फिल्म के निर्माता जो है केजंग डी थोंगडोक। तो भाई अब ची लूपो नाम ही है तो इसको केजंग डी थोलोप है। इसमें जो ची लूपो है वो क्या मतलब होता है उसको हम लोग ध्यान दे लेते हैं। ची का अर्थ होता है शहद और लूपो का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। तो शहद का शिकारी यानी मधुमक्खी से छात्रों के शहद एकत्र करने का जो हनी हंटिंग करने पर बनाई गई लघु चित्र, लघु वित्त चित्र कथा है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ची लूपो, अब इतनी बात चल गई तो आपको लर्न हो गया कौन सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को दादा साहब पुरस्कार मिला। तो ची लूपो 2020 के लिए। देखो कितना आसान है, देखो सब कुछ आसान है हमको तो लगता है, बस क्या है कि ये जो सिस्टम नहीं है, हमने एक चीज तो फीलिंग किया कि कुछ कठिन नहीं है छात्रों। अब आप देखिए रेगुलर बेसिस पे उधर सोशियोलॉजी की क्लासेस, फिर उसके बाद में GS में ज्योग्राफी की क्लासेस, देन करंट अफेयर्स की क्लासेस, अब वो रोज की रोज कंटिन्यू अपना आती जा रही। अब वो रोज की रोज आती हैं, बहुत सारी क्लासेज होती हैं, इसमें बहुत सारे जो आपके काम है वो बाधित, जैसे यार मित्र दोस्त रिश्तेदार ये सब धीरे धीरे कटते चले जा रहे, टाइम नहीं है ना आपके पास में। तो अपने आप को जो अभ्यर्थी कहा जाता है, मैंने कभी कभी देखा कि अभ्यर्थी या अभ्यर्थी कहा भी जाता है कैंडिडेट्स जो हो गए आपके, तो अभ्यर्थी मतलब अभ्यास करने वाला, ठीक है, अभ्यास करने वाला। इसीलिए कभी भी याद रखिए कि यहाँ बहुत तेज की जरूरत है ही नहीं। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि सर जो बहुत तेज होता है, स्मार्ट होता है और बहुत ही मतलब पढ़ता लिखता है, जिसकी दिमाग बहुत तेज काम करता है, वो सब, ये सब गलत बात है, केवल मन का भ्रम है आपके। ये केवल अभ्यास करने वाले का सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा इसको। जो सतत अभ्यास करने का प्रयास यत्न कर लेता है, ये जो साधना करने की विषय वस्तु है, ठीक है, यानी जो साधक बन जाता है, ठीक है छात्रों, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए कभी भी याद रखिएगा यहाँ पर ये सब नहीं है बहुत तेज। अभी जैसे मान लीजिए इतना छोटा सा पढ़ाया गया, एक व्यक्ति आया कहा ठीक है अब 10 जो मान लीजिए 50 फैक्ट उसको पढ़े, उस 50 फैक्ट में से 40 फैक्ट खट से मार दिया, ठीक है। तो 40 फैक्ट मार दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या हुआ, 80% का दिमाग है। हम ठीक है, हम कहते हैं कि आपको 50 फैक्ट पढ़ाए, मान लीजिए आपको 10 ही याद है, ठीक है, लेकिन 10 याद है तो 10 मान लीजिए एक बार में 10 याद हुआ और 50 फैक्ट थी, तो इसका मतलब आपने 5 बार पढ़ लिया। आप साधक हैं, साधना करके इसको 5 बार पढ़े, और ये साधक नहीं है, तेजू खां है, तो इसने एक बार पढ़ा, तो जब एक बार पढ़ा तो ये 80% पहुंचा हो, आपने 5 बार पढ़ लिया तो आप 100% पहुंच गए ना। तो सिलेक्शन तो आप ही का है ना प्रभु, यहाँ पे ये तो क्या है, तेजू खां रह जाएगा। इसलिए याद रखिएगा ये साधक साधना वाला विषय वस्तु है और कुछ है नहीं। इसलिए बहुत जो विद्यार्थी हमारे जो परेशान रहते हैं, कहते हैं सर कैसे होगा क्या होगा, साधना स्टार्ट करिए, और ये बहुत त्याग की विषय वस्तु होती है, यहाँ कुछ है नहीं, न तेज वो ये कुछ भी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है, ठीक है। जो चीजें 10 बार, जैसे जो अपने सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हैं, अब 10 बार पढ़ चुके हैं, तभी भी उसी में जो पढ़ चुके हैं उसी में मन रहा, जिस गली में गए हैं वही नई गली तलाशिए। अब ये नई चीजें उसको सुनिए, ठीक है, नई गली में 5 बार साइकिल लेकर जाएंगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाए, अच्छा ये यहाँ से यहाँ मुड़ना है, यहाँ पे ट्रैफिक रहती है, सब कुछ शुरू करिए छात्रों। ये सब रोज मैं बहुत, हमारे हर लेक्चर में कुछ ना कुछ 2-4 मिनट इस प्रकार की बातें हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए ये बातें अगर आप फॉलो कर लें और रियलिटी में समझ लें तो सिलेक्शन इन्हीं बातों से होता है, बस याद रखिएगा। अब चाहे ये एक्सपीरियंस आप हमारी बात को चाहे आप तुरंत मान लें और अभी से कर लें, और यही जो वैकेंसी आ रही है इसमें आप सेलेक्ट हो लें, और चाहे फिर आप अपने हिसाब से करते रहें और करते करते 30-35 साल 40 साल के हो जाइए, उसके बाद में अपना करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब ये जितना जल्दी कर लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। इसीलिए वो बार बार मैं लाइनें कहता रहता हूँ कि आप माने ना माने उसी आपकी हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। तो गीता सेन के बारे में आइए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि भारतीय नारीवादी, ये फेमिनिस्ट हैं, भारतीय नारीवादी कार्यकर्त्री हैं, और इन्होंने महिला अधिकारों, प्रजनन, यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए मैन डेविड पुरस्कार 2020। तो आपका यूपीएचएससी कभी कभी पुरस्कारों के नाम पे खतरनाक पुरस्कार पूछने लगा है, तो मैंने कहा नहीं कि कभी कभी आपको इनोवेटिव पुरस्कार भी पूछ करके रखना है। तो यहाँ पर डैन
ठीक है। डैन डेविड पुरस्कार आपको याद रखना है। तो डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? गीता सेन। कौन है? नारीवादी कार्यकर्त्री। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपका, गीता सेन जी का नाम है। ठीक है, जैसे गीता प्रेस है ना, काफी फेमस है आपका गोरखपुर का, तो वैसे गीता सेन जी हैं। ठीक है, डैन डेविड पुरस्कार महिलाओं के अपलिफ्टमेंट, उनके अधिकार, प्रजनन, यौन स्वास्थ्य, गरीबी के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट देते हैं। इसमें क्रिस्टल अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण जी को दिया गया। क्यों क्रिस्टल? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि आज की डेट में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता करने में उनके नेतृत्व। छात्रों, आज की डेट में जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ और कोविड-19 को हुए लगभग 6 मंथ होने को जा रहे हैं, ठीक है, और इस 6 महीने के अंदर में विश्वास मानिए कि लोग जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको तो बहुत अच्छा कर लिए, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य को इतना अपलिफ्टमेंट किए, सब कुछ मतलब जो कुछ भी है सही किए, लेकिन मानसिक रूप से बहुत बीमार हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं। अभी जो तमाम प्रकार की घटनाएं आती हैं कि माता पिता और उनके 2 बच्चे, ये सब मतलब एक मान करके चलते हैं कि हाँ ठीक है कि हमको इस तरीके से नींद की गोलियां दे दीजिए, फिर मार दीजिए, फिर ये कर दीजिए, ये सब या जो भी आत्महत्या की दरें बढ़ी हैं, ये कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से मतलब कहीं न कहीं मोटिवेशन से जुड़े रहना, ठीक है? मतलब आप ज़्यादातर टाइम ऐसे चीज़ों पे दे सकते हैं जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इन सब बातों को अगर दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा बातें करिए, कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब ही करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करें, ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप वीडियो को सुनिए, आप हमारे बहुत सारे वीडियो उनको सुनते रहिए और बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और निश्चित रूप से जब जीवन में सफलता मिलती है छात्रों ना, तो उससे बड़ा पॉजिटिविटी कोई नहीं होता। एक चीज जान लीजिए, आप पढ़ रहे हैं, ये जो लेक्चर सुन लिए, अच्छे से सुन लिया, जो भी 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, ये सुपर मोटिवेशन आपको करता है। वहीं कोई व्यक्ति आपको समझाए धीर रखिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा, इससे सबसे नहीं मोटिवेशन, क्योंकि ये सब बचपन से सुनते सुनते आदत आपकी खराब हो चुकी। तो रियल मोटिवेशन के लिए रियल वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। इसीलिए मैंने बताया कि ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल अवार्ड, क्रिस्टल दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए दीपिका पादुकोण जी काफी सशक्त महिला हैं। इनको जो है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इनोवेटिव टाइप का लर्न करके रखिए, क्योंकि दुनिया के अंदर में देखो, भारत को अगर हम लोग छोड़ दें, भारत में तो तमाम लोग अभी जागरूक और अशिक्षित हैं, तो यहाँ शारीरिक रूप से बीमारों की संख्या ठीक ठाक है ना। लेकिन अगर दुनिया के अन्य देशों में बात करें, अगर अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पर सब पता है कि न्यूट्रिशन और वो उसी प्रकार के खान पान और सरकार का इतना ज्यादा प्रशासन है, कोई इलावट मिलावट नहीं खाने को मिलता है, इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ, लेकिन मानसिक बीमार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मानसिक बीमार है छात्रों। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और आप लोग भी देखिए इतनी देर तक हमको सुन रहे हैं, तो इससे ये है कि हमारा मानसिक लेवल तो ठीक हो गया, लेकिन आपका मानसिक लेवल तभी सही होगा जब आप अपना ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पर कुछ चीजें भेजते रहिए। ठीक है, अपने ग्रुप को समझिए कि ये मेरी छोटी सी फैमिली, उस पर भेजते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपनी चीजों को शेयर करते रहिए। ठीक है, गुडविल बनाए रखिए, अपने आप जो है अच्छा करने लगेंगे। चलिए भाई, आज एग्जाम भी है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हाल ही में विश्व बैडमिंटन संघ अपने अभियान आई एम बैडमिंटन, एक अभियान चलाया, आई एम बैडमिंटन, ये कौन चलाया? विश्व बैडमिंटन संघ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये भारत लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे चला। विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा, विश्व बैडमिंटन संघ ने अपने एम्बेसडर के रूप में किसको चुना है? पीवी सिंधु जी को। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण की एक और निशानी, पीवी सिंधु जी, ठीक है, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करने के बाद वहां तक पहुंची हैं, तो आप इसे यानी विश्व बैडमिंटन संघ की एम्बेसडर बन गई। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसको लर्न, अब इसको भूलना ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन संघ एम्बेसडर, बस इतना याद रखिए। विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF की बात हो रही है, WWF इंडिया, विश्व वन्य जीव कोष एक वर्ल्ड लेवल पे बनता है, और जो विश्व वन्य जीव कोष है लेकिन भारत का, तो WWF इंडिया यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड देखो WWF का मतलब हो गया कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इंडिया द्वारा क्या किया गया? पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का नया एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद जी को। देखो, खेल के जितने बड़े बड़े लोग हैं, चूंकि खेल खिलाड़ियों के माध्यम से पूरी दुनिया को जो है लोग जानते हैं इनको, तो विश्वनाथन आनंद जी जानते ही हैं कि शतरंज के बेताज बादशाह हैं, उनका एक अपना छत्र जो है अधिकार रहा है। तो उनको क्या किया गया? जो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है, यानी जो विश्व वन्य जीव कोष भारत वाला है, WWF इंडिया, याद रखिए WWF इंडिया, वो शतरंज के बेताज बादशाह
विश्वनाथन आनंद जी को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो EWS है यानी EVS जो सिस्टम है, एनवायरमेंटल साइंस जो है, ये क्वेश्चन देखिए आपके यूनिट में भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एनटीए नेट के भी पेपर में जुड़ा हुआ है, ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और करंट का क्वेश्चन तो है ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन और हैं, इसलिए घबराइए मत, अब टाइम आउट होने वाला। तो जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इस समय 69A के द्वारा क्या किया गया, इसी का प्रयोग करते हुए धारा 69 जो आईपीसी धारा 69 है, इसी का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय अधिनियम 2009 यानी आईपीसी, यानी ये अधिनियम कौन सा लगा, तो अधिनियम लगा है सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 है। इसी के तहत चीन के 59 धारा लगी 69, ऐप बैन किया 59। कितना आसान है, मतलब आप याद करना चाहें तो ये लर्न हो गया। अब जिनको लर्न होना था वो लर्न हो गया, जो लोग डर रहे हैं सर मैं भूल सकता हूं, तो फिर भूलिए क्योंकि गलत कमांड दे दिया। तो 69 धारा 69 के द्वारा 59 ऐप पहली बार, ठीक है, जून में बैन कर दिया गया, तो पहली खेप में 59 यानी 69 के द्वारा 59 और फिर 26 जुलाई 2020 को 47, ठीक है, तो 59 47 मिला करके 106 ऐप को अब तक प्रतिबंध किया जा चुका है, ठीक है। तो दो बार में धारा में मिलन करने की जरूरत है। 69A सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 69A, ये जो आईपीसी की धारा 69A मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ये आपका सोशियोलॉजी जो यूनिट नंबर 9 है एनटीए नेट का, वहां के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि काला पानी विवाद का क्या, कि भारत नेपाल के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद काला पानी। जैसे कई लोग तो सोचते थे कि जो काला पानी सजा मैंने अंडमान निकोबार में बताया हुआ था, लेकिन ये जो काला पानी विवाद है ये भारत और नेपाल के मध्य में क्वेश्चन है, भारत चाइना के मध्य, भारत तिब्बत के मध्य, भारत नेपाल के मध्य, भारत बांग्लादेश के मध्य, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये कहाँ पे है, एक्चुअल में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी हिस्से में जो स्थित क्षेत्र है उत्तर में, वो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बात सही है, तिब्बत एक देश हुआ करता था, चीन ने एक्वायर्ड कर दिया, बहुत दुखद है। और वहाँ के जो गुरु जी थे है ना दलाई लामा जी, वो अपने यहाँ ही जो है अभी जो है शरण लिए हुए। वहीं पूर्वी और दक्षिणी में इसकी सीमा नेपाल से लगती है, तो जो नेपाल वाला क्षेत्र वहीं पर काला पानी वाला विवाद उस क्षेत्र को लेकर के है। तो काला पानी विवाद आपको इतना नेपाल और किसके मध्य में, भारत के मध्य में। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड और अच्छा क्वेश्चन है, गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग यानी एकदम सुनहरे कलर का विंग, पंख लेकर के एक तितली, जिसको बहुत दिनों बाद जो है उसको मान्यता मिली, 88 वर्षों के बाद 8 जुलाई 2020 को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोल्डन बर्ड विंग ये क्या है, तितली है या डिफरेंट प्रकार से पूछ सकता है, क्या हुआ भारत की सबसे बड़ी तितली होने का, तो ये हिमालय में रहती है, ठीक है, इसका जो निवास स्थान हिमालय। अब देखो दो तूफान, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अम्फान, ठीक है, एक तो अम्फान और दूसरा निसर्ग। तो अम्फान कहाँ पे आया था, अम्फान आफत लेकर के आ गया था, स्पीड बहुत खतरनाक थी 190 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अम्फान तूफान ओडिशा और बंगाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चक्रवातीय तूफान बहुत भयंकर, तो अम्फान चक्रवातीय तूफान ये आया 29 में, दो बंगाल के तट से, यानी जो बीघा बॉर्डर आता है वहां पर तट गया, बीघा तट के पास में, ठीक है। तो अम्फान ओडिशा और बंगाल में, याद रखिएगा सुपर साइक्लोन आया हुआ था 80 लोगों, यानी ये सब नहीं पूछे, बस अम्फान कहाँ पे आया, ओडिशा बंगाल कहाँ पर था, 190 किलोमीटर। निसर्ग का मतलब क्या होता है, निसर्ग का अर्थ होता है देखो प्रकृति, ठीक है, निसर्ग का अर्थ हो गया प्रकृति। और जो निसर्ग तूफान आया वो थोड़ी सी स्पीड कम रही लेकिन खतरनाक रही, 120 किलोमीटर पर आवर, कहाँ पे आ गया, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये अब चूंकि ज्योग्राफी पढ़ने का कितना बढ़िया बेनिफिट आप लोगों को मिलने लगा कि आप मैप में जब जाते हैं तो खुद खट से पता चल गया कि देखो सर ये उड़ीसा वाला है, ये वेस्ट बंगाल है, चूंकि यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, और ये पूरा गुजरात और इसकी बगल में ये आपका महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पर निसर्ग आ गया, ठीक है, निसर्ग प्राकृतिक रूप से 120 लेकर के चल रहा है, और ये 190 की स्पीड लेकर के चल रहा है अम्फान। क्या लेकर आ गया अम्फान, आफत लेकर, अम्फान आफत लेकर 190 पे आ गया। बस लर्न हो गया ये सब चीजें। देखो ये क्वेश्चन भी सामने होगा, आंसर भी सामने होगा, इसलिए इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है।
अब हम लोग शांति का नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार ये किसको मिला हुआ है? इथोपिया के प्रधानमंत्री जी को मिला है, ठीक है, अबिय अहमद अली, ठीक है, अबिय अहमद अली, ठीक है, इसको अबिय अहमद अली लिखा हो लेकिन अबिय अहमद अली लिख सकते हैं, ठीक है, लर्न करने के लिए अबिय अहमद अली, अबिय अहमद अली। इनको क्या है कि शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए तो काफी बहुत महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार तभी मिलेगा जब आपके अंदर में त्याग करने की बहुत बड़ी पराकाष्ठा होगी। तो अबिय अहमद अली साहब त्याग किए हैं, क्या त्याग किए हैं? इनका एक पड़ोसी देश था, ठीक है, इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया के साथ में सीमा संघर्ष को सुलझाने का निर्णायक पहल किया कि ठीक है हम झुक जाते हैं, तो इसीलिए इनको 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? इथोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली, ठीक है, इथोपिया अबिय अहमद अली, इसको याद रखिएगा, शांति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर जो लिखने पढ़ने के लिए, तो ये है कि ये मिला हुआ था पीटर हैंगडे को 2019 का। ये ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं, तो पीटर हैंगडे। एक ओल्गा तोमारचुक हैं, ठीक है, 2018 का, ये पोलैंड की लेखक। एक्चुअल 2018 का इसलिए मामला कि 2018 में क्या हुआ था, घोटालों के कारण 2018 में नोबेल नहीं दिया गया था छात्रों को। जो स्वीडिश एकेडमी थी जहां से ये नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो वो 2018 में वहां भी घोटाला आ गया। घोटाला बहुत बड़ी चीज है छात्रों, यहाँ भी घोटाला आ गया, बहुत पीछे कर देता है। 2018 का नोबेल नहीं दिया गया था, इसीलिए 2018 का भी याद रखिएगा, ओल्गा तोमारचुक 2018 और पीटर हैंडके ये 2019 का। तो पीटर हैंडके और साथ साथ में ओल्गा तोमारचुक, ये दोनों लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो ये शांति वाला है ये तो बिल्कुल लर्न करके रखिएगा, क्योंकि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, थोड़े से दो पार्ट और बचे हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये 25 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य था कि जो गरीब की बेटी है वो जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई जो भी कर रही है उस पर अलग अलग चरणों में कुल टोटल 15,000 रुपए देते रहने हैं, ठीक है। तो चूंकि उसकी पढ़ाई बाधा ना हो, देखते नहीं है कि कभी हाई स्कूल के बाद में, कभी 8th के बाद में, कभी 10th का फॉर्म भराना है, तो कभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो उसको मिल नहीं रहे, मतलब जो है उसको पैसे ही देने के लिए लोग तैयार ना हो, तो ऐसे में उसकी पढ़ाई ब्रेक डाउन हो जाती थी, ले दे करके शादी करके विदा कर दे। तो ऐसे में हुआ कि जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उसके सुमंगल के लिए क्या किया गया कि जन्म यानी ग्रेजुएशन से लेकर मतलब अपनी आरंभिक पढ़ाई से लेकर स्नातक तक उसको समय अनुसार 15,000 रुपए मिलेंगे कि कम से कम उसका फीस वगैरह सबमिट किया जा सके और ताकि उसकी पढ़ाई बंद ना हो। नेक्स्ट देखिए इसमें रोजगार छतरी योजना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रोजगार छतरी योजना, इसका प्रारंभ 18 जुलाई 2020 को, इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की जो एससी हैं यानी अनुसूचित जाति हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया। तो इंपॉर्टेंट है, एससी कास्ट के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट रोजगार छतरी योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे, इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने प्रदेश में 7 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना इस बजट में घोषणा कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि ये जो मतलब जो है बजट है, इस बजट में कितने विश्वविद्यालयों को खोले जाने की योजना है? 7 नए विश्वविद्यालयों, ठीक है। तो छात्रों 7 नए विश्वविद्यालय का मतलब आप सोच लीजिए, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। अब तो ये भी हो गया कि कॉलेज में भी, अभी तक जब महाविद्यालय के अंदर में जाते थे, पीजी कॉलेज वगैरह में जब आपका यूपीएचएससी के थ्रू होता था, तो वहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ में एसोसिएट प्रोफेसर बन पाते थे, ठीक है। लेकिन अब वहां भी हो गया कि अब आप वहां भी प्रोफेसर बन जाएंगे। तो अब एक चीज है कि जब 7 नया महाविद्यालय जो है ये विश्वविद्यालय बन रहा है, तो आपका चांस विश्वविद्यालयों में भी बन सकता है। बस आप सिलेक्शन लेकर के एक बार यहाँ आ जाइए, ठीक है, आपका स्वागत हो जाए यहाँ पर। तो इसी के साथ में, इसी मोटिवेशन के साथ में ये वीडियो हम यहीं पर जो स्टॉप करते हैं और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग जो है एक अपना छोटा सा फीडबैक जरूर देते रहेंगे, हमेशा इन सब चीज़ों से कम्युनिकेट जरूर करते रहे। हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप भी अपनी भावनाओं को हमारे साथ में कम्युनिकेट करते रहिए, कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहिए, इससे एक मनोबल मिलता रहता है और जो कार्य करने की इच्छा है ये बलवती होती है। धन्यवाद छात्रों।